सभी को नमस्कार। बीपीएससी मेंस हिस्ट्री के सेक्शन में एक टॉपिक आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें तीन हैं, एक मौर्यन आर्ट, दूसरा पाला आर्ट और एक आपका पटना कलम पूछता है अभी तक। हालांकि इसमें और भी मंदिर से जुड़ा क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, या जो ईस्टर्न पार्ट में कहाँ कहाँ केव या गुफा का डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। तो तीन जो फेवरेट टॉपिक है, मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट और पटना कलम, इसमें से जो दो टॉपिक है, एक मौर्यन आर्ट और एक पाला आर्ट का विशेषता किस तरीके से लिखा जाए, इसके बारे में आज डिस्कस करता हूँ। कंप्लीट ये मैं लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन जब आता है कि मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें या पाल कला के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, तो मैं मैक्सिमम कॉपी देखता हूं कि एक जनरल वे में लिखा रहता है। तो इस प्रश्न को आपको एक अलग तरीके से लिखना पड़ेगा कि आखिर मौर्य कला का क्या मेन फीचर्स क्या है, उसकी क्या विशेषता है। जब तक आप कुछ अलग तरीके से नहीं लिखेंगे मेंस के एग्जाम में, तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक ना। तो इस लेक्चर में मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब भी कभी किसी भी कला की विशेषता के बारे में पूछे तो आप उसमें कौन कौन से पॉइंट को जोड़ेंगे जिससे काफ़ी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये मेरा खुद का लिखा हुआ ये आपको आंसर दिख रहा होगा। आप इसी फॉर्मेट में अगर एग्ज़ाम हॉल में लिखेंगे, ठीक ना, तो आपको 38 मार्क्स अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर लिखेंगे तो आराम से आपको 24-25 मार्क्स तक मिल सकता है। पहले एक 63 का कॉपी मैं अपना खुद का मेंस का दिखाया हूँ, मैं उसका वीडियो के नीचे लिंक शेयर कर देता हूँ। आप उस कॉपी को देखिएगा, जिस तरह से आंसर उसमें लिखा गया, अगर आप वैसे ही लिखने की कोशिश करेंगे तो जीएस पेपर फर्स्ट में 191 मार्क्स आराम से गेन कर सकते, जैसा कि मैं गेन किया हूँ, ठीक ना। तो इस लेक्चर में वही प्रयास रहेगा। बाकी आने वाले और भी लेक्चर में इस तरह के कई सारे मॉडल आंसर मैं आप लोग को दिखाऊंगा, जिससे आप कुछ सीख सकते हैं आखिर कैसे मेंस को लिखना है। क्योंकि बहुत सारा कॉल में से आ रहा है कि आखिर मेंस को कैसे लिखा जाए, कैसे भूमिका लिखा जाए, कैसे बॉडी पार्ट लिखा जाए और किस तरह से निष्कर्ष लिखा जाए। तो बहुत छोटा ही वीडियो होगा, इसको ध्यान से देखिए। इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन ये है पहला मौर्य कला का कि मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और वर्तमान समय में इस कला का क्या रिलेवेंस है, इसका आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है। अगर ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर लॉन्ग है, देखिए जब भी कभी आप मेंस का आंसर लिखा तो कुछ कुछ काम कीजिए। पहली बात तो कि उस क्वेश्चन का क्या की टर्म है, की टर्म को अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे आपका आधा काम हो गया। बाकी तो आपको लिखना ही है। अगर आपके पास कंटेंट है, अगर आपका रिप्रेजेंटेशन बढ़िया, अगर आपका राइटिंग अच्छा है, तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो मौर्य कला एक पहला कीवर्ड हो गया, इसका प्रमुख विशेषता का आपका वर्णन करना है, साथ ही साथ इसका वर्तमान में क्या रिलेवेंस है, इसका आपको विश्लेषण करना है। अगर आप 450 या 400 शब्दों में इस आंसर को लिखते हैं तो आपको सबसे पहले देखिए क्या करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन की जहाँ तक बात है, भूमिका की बात है, 4 या 6 लाइन में आप लॉन्ग में भूमिका लिख सकते हैं। बॉडी पार्ट में, जो कि यहाँ 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक तो आपका विशेषता के बारे में, तो लगभग 150 से लेकर 180 वर्ड तक आप इसके विशेषता के बारे में लिखेंगे। दूसरा, इसका रिलेवेंस क्या है, ये भी आपको 140-160 वर्ड में लिखना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। कह रहा है कि देखिए, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन तो आपको करना ही करना है, साथ ही साथ वर्तमान में इसका क्या विशेषता है, इसका ही विश्लेषण करना है। अब कई बार मैं कॉपी जब देखता हूं तो इस सेकेंड पार्ट में 20 से 30 वर्ड में आंसर लिख के लोग छोड़ देता है। ऐसा नहीं करना आपको। जिस वेटेज में क्वेश्चन का अलग अलग पार्ट है, उसी वेटेज में आपका आंसर भी होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आप प्रीवियस जो कॉपी देखिएगा, जो बीपीएससी जो कॉपी चेक किया रहता है, तो जैसे कि अगर ये 38 मार्क्स का है, तो जो कॉपी जो चेक करेंगे तो वो पता है क्या करेंगे, इसमें वो मान लेते हैं कि इसमें अगर 20 नंबर है, इधर 18 मार्क्स है, तो अगर आप जिस रेशियो में लिखेंगे उसी रेशियो में आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आप सिर्फ इसको ही लिखेंगे ना, तो आपको 10-12 नंबर देकर छोड़ देंगे। इस सेकंड पार्ट को लिखेंगे तब आपको सेकंड पार्ट का मार्क्स मिलेगा। तो ऐसा कुछ मार्किंग बीपीएससी में होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी आप 5 से लेकर 8 लाइन तक निष्कर्ष के लिए भी रखेंगे। तो सबसे पहले आप एक माइंड में बना लीजिए फ्रेम कि हमको आखिर आंसर में क्या क्या चीज़ डालना है। जैसे क्वेश्चन पढ़िए, कम से कम 2 टाइम्स क्वेश्चन पढ़िए, 2 बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसकी की टर्म को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर एक रफ में वर्क कीजिए कि हमको कहाँ कहाँ क्या क्या लिखना है, तब आप आंसर को लिखना शुरू कीजिएगा। कई लोग देखता हूँ कि जैसे क्वेश्चन एक बार पढ़ के आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, बीच में वो फिर रुक जाते हैं। इसमें आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आंसर का जो मेन डिमांड है वो आपका पूरा नहीं होगा। तो
इस प्रश्न में आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले एक आप भूमिका लिखिए, इंट्रोडक्शन लिखिए। तो आप देखिए भूमिका में भी कई लोग को दिक्कत होता है। तो देखिए भूमिका कुछ नहीं, आप हर एक टॉपिक जब भी कभी पढ़ें तो 3-4 भूमिका लिख के उसी समय रख लें। अगर आप मेरा यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा तो मैं हर एक टॉपिक का 5-6 भूमिका एक एक का लिख के दिखाया, आप वहाँ से भी कुछ सीख सकते हैं। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, क्या लिखे हैं कि मौर्य वंश के शासकों ने जहाँ एक तरफ विशाल साम्राज्य की स्थापना कर राजनीतिक और आर्थिक ऊंचाई को प्राप्त किया, वहीं दूसरी ओर भारतीय कला संस्कृति को भी एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक आदि सम्राटों की प्रेरणा से राजकीय कला ने उच्चतम स्तर को प्राप्त किया, वहीं लोक कला के दृष्टिकोण से भी उन्नत काल रहा। मौर्य कला में नए तत्वों का समावेश हुआ जिसका प्रभाव आज भी बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो भूमिका इस तरीके से होना चाहिए जो कि क्वेश्चन के डिमांड को पूरा करे। अगर आप इस भूमिका को पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में लिखा हूँ, आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग भूमिका लिखा है। ये कब होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लगातार लिखेंगे, तभी चीज़ें आप इस तरह के लेवल पे पहुंच पाएंगे। अब चूँकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के मेन पॉइंट पे आ जाना है, इसका प्रमुख विशेषता देखिए, विशेषता किस तरह का आपको लिखना चाहिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा एक आप बनाएंगे फ्लो चार्ट कि देखिए पहला विशेषता देखिए ये है, देखिए अगर जनरल कॉपी में देखता हूँ कि सिंपल पूरा का पूरा मौर्य कला के जितने आयाम हैं आप उसका वर्णन करते नहीं। विशेषता का मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई मोबाइल खरीदने जाते तो उसका विशेषता क्या है, उसमें कितना GB रैम है, कितना मेमोरी है, कितना उसका मतलब कि कैमरा का मेगापिक्सल, ये सब देखा जाता है। उसी तरह इसका अगर मौर्य कला की विशेषता अगर आप लिखेंगे तो सबसे पहला लिखिए क्या, ये राजकीय और लोक कला का मिश्रण है, कोर्ट एंड फोल्क आर्ट का ये मिक्सर है, ठीक ना। दूसरा क्या है, इसमें आप देखेंगे इस कला में काफ़ी सारा डाइवर्सिफाई है, विविधता है। इसमें आपको भवन भी बनता दिखाई पड़ेगा, आपको स्तूप बनता दिखाई पड़ेगा, आपको इसमें मूर्ति बनता दिखाई पड़ेगा, ये इसकी विविधता है, ठीक ना, ये विशेषता का पार्ट है। दूसरा आप देखेंगे इसमें आपको इसमें चमकदार पॉलिश का यूज हुआ है। तीसरा विशेषता या चौथा विशेषता आप क्या लिखेंगे, इस कला पर सबसे बड़ी बात है कि बौद्ध धर्म का इम्पैक्ट या प्रभाव है, ठीक ना, बौद्ध धर्म का और आजीवक संप्रदाय का भी प्रभाव आप यहाँ जोड़ सकते हैं इसका, ठीक ना। दूसरा ये कहीं ना कहीं उस समय जब ये कला चल रही होगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी पुश किया होगा, मतलब कि इंजन था इकोनॉमी का उस समय, ठीक ना। और अगर आप पूरे मौर्य वंश को देखेंगे तो कला का प्रयोग वो किस रूप में कर रहे हैं, वो कला का जो यूज कर रहे हैं जब प्रशासन के साधन के रूप में, ठीक ना। तो इस तरीके से अगर आप विशेषता को यहीं पे अगर जहाँ कोट कर देंगे तो ये एग्जामिनर इस चीज़ को देखते हुए समझ जाएगा कि आपका आंसर किस लेवल का है। तो कई अगर मैक्सिमम कॉपी में पता है क्या होता है, सिर्फ लोक कला और राज कला का वर्णन करके आप लोग छोड़ देते, नहीं ऐसा नहीं करना है। विशेषता में आपको इतने सारे डायमेंशन को कवर करना है, तब आपका मार्क्स देखिए कितना आगे जाता है। उपरोक्त विशेषताओं का वर्णन निम्न रूपों में किया जा सकता है। आप देखिए अब ये आपने यहाँ पे फ्लोचार्ट बना दिया, अब आपको क्या करना है कि इन सारे चीज़ों को जो आपने ऊपर में लिखा है पॉइंट वाइज आपको लिख देना। बहुत सारा लंबा पैराग्राफ भी नहीं लिखना है, बस इसका आज क्या करा देखिए, आप ऐसे करके सर्कल कीजिए। देखिए जितना आप अपने कॉपी का रिप्रेजेंटेशन अच्छा करेंगे मार्क्स उतना ही अधिक मिलेगा और टाइम भी आपको लिखने में कम लगेगा। लेकिन हाँ ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से होगा, एक दिन की काम ये नहीं है, इसमें आपको 1 महीने 2 महीने लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए राजकीय कला लिख दीजिए, चंद्रगुप्त का राजप्रसाद की विशेषता लीजिए, कुम्हरार में अवस्थित है। राजप्रसाद के भीतर कई कक्ष बने हुए हैं, इसमें 80 स्तंभ वाला सभा भवन है, लकड़ी से निर्मित है, ठीक ना। राजप्रसाद की भव्यता का वर्णन एरियन फाहियान पतंजलि भी करते हैं। अगर आपके पास डायग्राम बनाने की है तो डायग्राम साइड में बना दीजिए। हाँ डायग्राम बनाने के बाद मार्क्स मिलेगा, ये इसकी गारंटी है, ठीक ना। फिर आप अशोक काल में देखिए क्या हुआ, आपका पिलर दिखा दीजिए, एक ही पत्थर से मिलकर बना हुआ, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ, यह गोलाकार बेलनाकार है, लंबाई दिखा दीजिए, इस पर क्या किया गया है, चमकदार पॉलिश किया। अगर जितना आपको डायग्राम बनाने आता है कोशिश करें इसका प्रैक्टिस कर लें तो चीज़ें ठीक रहेगा। नेक्स्ट इसमें आप क्या दिखा दीजिएगा, जो स्तूप बना है अशोक के समय में, स्तूप की संरचना दिखा दीजिए ऐसे पॉइंट वाइज में करके, और अगर हो सके ऐसा करके डायग्राम बना। और जब भी कभी कोई डायग्राम बनावे तो आपको इस तरीके से ऐसे इसको सर्कल या सर्कल करता हूँ, इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर के शेप में उसको बंद कर दीजिए, इससे और भी आपका कॉपी अच्छा दिखाई पड़ेगा। फिर आप इसमें जो भी कंदरा गुफाएं हैं बराबर की पहाड़ी पर निर्मित है, नागार्जुन की पहाड़ी पर है ये गुफा, तो ये दिखा दीजिए। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बीपीएससी 2 बार पूछ चुका है अभी तक ना, ऐसे करके दिखा दीजिए। फिर अगर फोल्क आर्ट में आएंगे, लोक कला में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा यक्ष और यक्षिणी की मैक्सिमम मूर्ति, ठीक ना। और इसका जो मूर्ति बना है ये स्वतंत्र कलाकार ने बनाया, ये किसी राजकीय परिवार से बिलोंग नहीं करते
थे, आम लोगों ने इसको बनाया, ठीक ना। एग्जाम्पल दे दीजिए कहाँ कहाँ है। पटना दीदारगंज में यक्षिणी की मूर्ति मिली है, बेफनगर मध्य प्रदेश में यक्षिणी की मूर्ति मिली है। इन सभी पर चमकदार पॉलिश है, नारी की सौंदर्यता का सूक्ष्म वर्णन किया गया है और मातृत्व का भी कहीं ना कहीं इस मूर्ति में हमको भाव दिखाई पड़ता है। ये सब इसकी मेन विशेषता, और कुछ कुछ चीज़ें आप यहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। बाकी अगर मूर्तिकला में अगर आएंगे तो स्तंभ के ऊपर आप देखेंगे अशोक का जितना भी पिलर है उसके ऊपर कई तरह की मूर्ति, जैसे कि सिंह, हाथी मूर्तियाँ बनी, ये दिखा दे। और एग्जाम्पल तो जरूर देंगे, लोकेशन का एग्जाम्पल कहाँ कहाँ क्या चीज़ मिलेगा आपके आंसर में ये दिखना चाहिए अच्छे मार्क्स के लिए। फिर आप देखिए ये तो हो गया पहला। अब दूसरा विशेषता इसमें लिखिए कि धार्मिक प्रभाव, कहीं ना कहीं इस समय जो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है अशोक के समय, ठीक ना, बौद्ध संगति भी हो रहा है, आजीविक संप्रदाय से गुफा का निर्माण हो रहा है, ये भी लिख दे। मतलब कहीं ना कहीं जो है ना मौर्य कला एक सेकुलर कला आर्ट है, धर्मनिरपेक्ष है। अगर इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मार्क्स मिलना तय है, ठीक ना। दूसरा बात इसमें क्या लिखिए, डाइवर्सिफाई, विविधता है। मौर्य कला के अंतर्गत लकड़ी का प्रयोग हो रहा है, पत्थर का भी और मिट्टी का भी प्रयोग हो रहा है, ये सब लिखिए, ठीक ना। उसके बाद कुछ बड़े आकार की मूर्तियाँ बन रही है, कुछ छोटे आकार की मूर्तियाँ बन रही है, ये भी कहीं ना कहीं विविधता को दिखाता है। और ये शासन के साधन के रूप में उसमें प्रयोग किया गया, आप ये दिखा दीजिए। तो ये हो गया इसकी विशेषता। अब चूंकि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये कर रहा है कि इसकी क्या रिलेवेंस है वर्तमान समय, इसका प्रासंगिकता क्या। देखिए प्रासंगिकता को फिर आप क्या करिएगा, इस तरह के एक बॉक्स बनाइए और बॉक्स में पॉइंट वाइज में सारे प्रासंगिकता को लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे पर्यटन, ठीक है ना। दूसरा आप यहाँ लिखिए धार्मिक सहिष्णुता के दृष्टिकोण से राष्ट्र प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अभी जो संसद भवन बना है वहाँ भी इनके चीज़ों को लिया गया है, विरासत का काम करता है। और कहीं ना कहीं जो जितना भी हमारे देश में कला का विकास उसके बाद हुआ, एक गाइड के रूप में काम करता है, एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, ठीक है ना। तो अब देखिए रिलेवेंस पहला, अगर आप देखेंगे टूरिस्ट के दृष्टिकोण से लगभग संपूर्ण भारत में पर्यटक यात्री बौद्ध कला के, मौर्य कला के अंतर्गत बने स्तूप, अभिलेख, स्तंभ देखने आते हैं। बिहार व यूपी सरकार के जो आय का एक बड़ा स्रोत है ये, और वैश्विक पहचान भारत को मिलता है किससे, इसी से, क्योंकि कई सारे ऐसे लोकेशन जिसको यूनेस्को भी शामिल किया है। राष्ट्र प्रतीक सारनाथ का अशोक भारत चक्र के प्रतीक में शामिल है, ये भी लिखिए इसकी प्रासंगिकता में। संसद भवन का पर जो स्तंभ बना हुआ नया संसद भवन पर लगाई गई राष्ट्र प्रतीक अशोक स्तंभ की प्रतिमा के वजन ऐसा है, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर धार्मिक संस्था लिखिए, अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय तिरंगा में लिए गए अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं जो प्रेम ये सबको दिखाता है, ये दिखा दीजिए, ठीक ना। वर्तमान समय में देश में धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद, नक्सलवाद, धार्मिक असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ी है। ऐसे में मौर्य कला हमें से सीखने की क्या है आवश्यकता है, ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर लोक कला, मौर्य कला में लोक कला का विकास हुआ जो कि वर्तमान समय में आप देखिए चाहे मंजूषा पेंटिंग हो, मधुबनी पेंटिंग, ये कहीं ना कहीं लोक कला को ही तो दिखा रहा है ना। तो हम लोग कहीं ना कहीं वहीं से, तो इसका भी कहीं ना कहीं वर्तमान में रिलेवेंस है। तो विशेषता और साथ ही साथ इसकी प्रासंगिकता दोनों आपने लिख लिया। और अंतिम में अब आता है कि निष्कर्ष, वही कि कहा जा सकता है कि भारतीय कला संस्कृति की परंपरा में मौर्य कला का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक ना। इसके अंतर्गत विकसित स्थापत्य और मूर्ति आदि भारतीय कला की विरासत बन गई। अतः आवश्यकता है कि मौर्य कला के तहत निर्मित विरासत को संरक्षित किया जाए ताकि भारत आर्थिक शक्ति के साथ साथ सांस्कृतिक शक्ति के रूप में भी वैश्विक पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाए। तो इसमें देखिए लास्ट जब लाइन इसका पढ़िएगा तो इसमें देखिए कि आपने एक ना भविष्य का एक प्लान भी तैयार कर दिया कि जो भी कला है मौर्य कला के अंतर्गत बना हुआ उसको हमको संरक्षित करना चाहिए ताकि भारत एक जो सॉफ्ट पावर के रूप में पूरी दुनिया के रूप में जो उभर कर सामने आ पाए। तो अगर इस फ्लो के साथ, इस कंटेंट के साथ, इस रिप्रेजेंटेशन के साथ अगर आप आंसर लिखेंगे तो आप अच्छे मार्क्स जरूर लाएंगे। तो इसको देख लीजिए कैसे आपको करना है, ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसका पाल कला का, देखिए उसमें क्या करना है, सेम टू सेम इस तरह आपको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन वही सिंपल है कि पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, ठीक ना। साइलेंट फीचर ऑफ द पाल आर्ट, और इसका कुछ आपको आलोचना भी करना है। इसमें 2-3 पॉइंट आप आलोचना में लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए भूमिका लिखेंगे 5-6 लाइन में, बॉडी पार्ट में इसकी विशेषताओं को लगभग 300 शब्दों में लिखेंगे, बाकी कुछ आलोचना कर देंगे 70-80 वर्ड में। तब जाके 5-6 लाइन आप क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। देखिए जब भी कभी आलोचना पूछे तो आपको आलोचना के 5-6 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा, अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा।
ये बात ध्यान रखिए, ठीक। अब देखिए सिंपल आते हैं इसकी भूमिका पे। सिंपल भूमिका में क्या लिखिए, कला जो है मानव की रचनात्मक कल्पनाओं की व्यक्ति मानी जाती है, साथ ही इससे किसी काल या शासक विशेष की संस्कृति पहचान होती है। इस दृष्टिकोण से 900 से लेकर लगभग 1200 ईस्वी के बीच विकसित पाल कला का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे न केवल मौर्य कला से विकसित हो रहे बिहार की समृद्धशाली कला परंपरा को विस्तार मिला, वरन कांसे का प्रयोग भी कला के क्षेत्र में हुआ था। आप ऐसे करके देखिए भूमिका में फ्लो, मेनली पूरे मेंस के आंसर में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके आंसर में कैसा फ्लो है। अगर फ्लो पढ़ने में अच्छा लगता है तो आपको ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएगा। बाकी जिनका इंग्लिश मीडियम में इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए पाल कला वही पे फ्रंट फीचर पलाट में आप क्या लिखिए, यहाँ भी देखिए आपको कला के 3 डायमेंशन दिखाई पड़ेंगे, 3 फॉर्म दिखाई पड़ेंगे, आर्किटेक्ट, ठीक है, मूर्ति कला और पेंटिंग। तो अब इनका आप वर्णन कर दीजिए। फिर आपको रॉ मटेरियल कच्चा माल के रूप में क्या प्रयोग हो रहा है, कांसा का, मिट्टी का, पत्थर का प्रयोग, ये इसकी विशेषता हो गई। फिर आप इसमें आप क्या लिखिए, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए कला के 3 रूप में आप दिखा दीजिए। स्थापत्य में टेम्पल बना है, स्तूप बना है, विहार बना है, चैत्य बना है। मूर्ति में क्या आपका कांसा की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति बना है। चित्रकला पेंटिंग में आपको पांडुलिपि दिखाई पड़ेगा, वॉल पेंटिंग दिखाई पड़ेगा। इसको दिखा दीजिए, वर्णन कर दीजिए और कुछ लोकेशन और एग्जाम्पल लिख दीजिए जहाँ जहाँ है मिला है वो। फिर आप रॉ मटेरियल दिख लीजिए, डाइवर्सिफायर को इसमें भी दिखाई पड़ेगा, अलग अलग प्रकार की है ना भाई, कांसा का प्रयोग हुआ है, पत्थर का प्रयोग हुआ, मिट्टी का प्रयोग हुआ, यहाँ भी विविधता आपको देखने को मिलेगा। फिर आप इसमें कहीं ना कहीं यहाँ भी जो है ना ये बौद्ध धर्म से आपका प्रभावित है, महाविहार, स्तूप, चैत्य, ठीक ना, क्योंकि पाल वंश के जो भी शासक हैं वो बौद्ध धर्म के संरक्षक ही तो हैं, ठीक ना। फिर यहाँ हिंदू धर्म के तहत कुछ मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। स्थानीय तत्वों का इसमें क्या किया गया, समावेश, मिट्टी की मूर्ति, ठीक ना। अब इसमें वही आलोचना कर दीजिए, पुनरावृत्ति है पहले की तरह, इसमें नयापन नहीं है, गुप्त काल से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक ना। अलंकरण है, कृत्रिमता मतलब आर्टिफिशियल दिखाई पड़ता है, इसमें सजीवता नहीं है, ठीक है ना। और सिर्फ आगे के भाग के ही कुछ मूर्तियों में दिखाई गई, ये सब इसकी कुछ आलोचना कर दीजिए। तब अंतिम निष्कर्ष की जो भी कुछ निगेटिव बिंदु है, लेकिन फिर भी भारतीय कला संस्कृति की परंपरा में या इतिहास में पाल वंश जो मध्यकालीन भारत में एक जो है ना प्रस्थान बिंदु है, जो कि आगे भी हमको इसका दिखाई पड़ता है। तो ऐसे करके आप चीज़ों को निष्कर्ष में आराम से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना आंसर को फ्रेमिंग कीजिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर्स हो। ऐसे प्रैक्टिस कम से कम 100 से अधिक क्वेश्चन कर लीजिए, शॉर्ट भी कुछ लॉन्ग भी, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होगा। बाकी इसी तरह के और भी कई सारे मॉडल फॉर आने वाले लेक्चर में मैं लाऊंगा। तब तक के लिए इतना, थैंक यू।